हेलो फ्रेंड्स, आई एम विशाल मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो है, बहुत से विद्यार्थी जो है उनको मैथ्स से डर क्यों लगता है, उनको मैथ्स सब्जेक्ट पसंद क्यों नहीं है, या वो मैथ्स से चिढ़ते क्यों है। मेरा ये वीडियो जो है स्टूडेंट्स से ज़्यादा जो है पेरेंट्स के लिए काम का है कि वो इस वीडियो को देखें और समझे कि उनके बच्चे का ऐसा रिएक्शन क्यों होता है। मैं लगभग 20 साल से बच्चों को जो है मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने अपने इस पढ़ाने के जो जीवन काल है उसमें मैंने जो बहुत से विद्यार्थियों से मिला या बहुत से पेरेंट्स मेरे से इंटरेक्शन करते थे, तो उनसे उनके नज़रियों को सुनने के बाद, उनके व्यूज़ को सुनने के बाद मैंने ये कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जिनके कारण एक बच्चे को जो है मैथ्स विषय से एलर्जी होती है, उसको मैथ्स सब्जेक्ट पसंद नहीं आता है। और यदि हम इस पर कुछ वर्क करें तो हम उसके सब्जेक्ट में काफ़ी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो पहले मैं आप समस्याएं जो हैं उसको बताऊंगा आपको, फिर लास्ट में उसका समाधान बताऊंगा कि हम कैसे उससे उस प्रॉब्लम को बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमारे जो रीजंस हैं उसमें सबसे पहला रीजन जो होता है, व्हाई स्टूडेंट्स हेट मैथ्स, विद्यार्थी को मैथ्स पसंद क्यों नहीं है, उसका सबसे पहला रीजन होता है लैक ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स। इसका क्या मतलब होता है, आप देखिएगा कि जब कि छोटे बच्चों को मैथ्स पढ़ाया जाता था तो उसको ये पढ़ाते थे हमेशा कि एक शॉपकीपर है, वो एक पेन 5 रुपए का बेचता है, तो 10 पेन वो कितने का बेचेगा। तो स्टूडेंट उस प्रॉब्लम से अपने आप को कोरिलेट कर लेता है, वो समझता है कि हाँ एक पेन है, इसको बेचे, खरीदे, कितने में लिए, कितने में दिए, थोड़ा बहुत उसको समझ में आता है। लेकिन वही जब विद्यार्थी थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको पढ़ाया जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 या 2i प्लस 3 इज इक्वल टू 7i। अब ये i क्या है, आयोटा क्या है, साइन क्या है, थीटा क्या है, ये थीटा क्यों लेते हैं, अल्फा अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, ये सारी चीजें उसको जब वो इनको सुनता है, समझता है, तो वो इसको अपने से कोरिलेट नहीं कर पाता कि मेरे को इन सब चीजों से क्या मतलब है। पहले जो वो पढ़ रहा था उसको कहीं ना कहीं पे उसमें उसको अटैचमेंट फील होता था, लेकिन जब वो जैसे जैसे बड़ा हुआ, जैसे जब ये सब चीज़ आने लगी, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है ये सब चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसका रियल टाइम पे, इसका मेरी लाइफ में इसका कहीं कोई एडवांटेज मेरे को दिख नहीं रहा। तो उसका इन कारणों से धीरे धीरे सब्जेक्ट के प्रति उसकी रुचि जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। एक और कारण होता है, वो होता है आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम। जैसा कि आप और हम इस बात से पूरी तरीके से सहमत हैं कि आज की डेट में अंधी दौड़ चली जाती है कि मैक्सिमम पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक कि बच्चा भी स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता है ताकि उसको भी शोबाजी अपने स्टेटस के हिसाब से वो सब चीज़ें देख के उसको काफ़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन जो रियल टाइम प्रॉब्लम जो उसको फेस होती है वो ये फेस होती है कि उस स्कूल में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिसकी इंग्लिश उतनी प्रॉपर नहीं होती है, जिसके कारण से वो उस सब्जेक्ट में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। और जब उसकी इंग्लिश कमजोर होती है तो जब मैथ्स में उसको कुछ प्रॉब्लम दिया जाता है तो उस प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाता कि एक्चुअली में उस सवाल में पूछा क्या जा रहा है। तो जब उसको सवाल समझ ही में नहीं आ रहा है तब वो उसका सॉल्यूशन क्या निकालेगा। इसलिए वो सवाल समझ नहीं आने के कारण में वो सॉल्यूशन से अपना हाथ उठा लेता है, उसको लगता है कि इसको मैं नहीं बना पाऊंगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है वेयर टू फिट द फॉर्मूला। विद्यार्थी क्या होता है, उसको एक सेशन में मान लीजिए 25 फॉर्मूले 30 फॉर्मूले उसको याद करने के लिए दे दिए जाते हैं। वो अपने जीवन काल में उस सत्र में जैसे तैसे रट करके जो है 15 20 25 फॉर्मूले याद कर लेता है। जब वो सब फॉर्मूले याद कर लेता है, जैसे प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी और लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, अब उसको ये दोनों फॉर्मूले याद हैं, लेकिन जो उससे सवाल पूछा गया उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और ये लगाना है तो क्यों लगाना है, ये लगाना है तो क्यों नहीं लगाना, उसको ये सब पता नहीं होता और ना वो उसमें अपना उतना दिमाग खर्च करता है। तो नतीजा ये होता है कि वो उससे विमुख हो जाता है, उससे दूर हो जाता है और उसको लगता है कि इसको छोड़ा जाए। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि किस फॉर्मूले को किस जगह पे फिट किया जाए जिससे कि हमारा सवाल बन जाए। फिर नेक्स्ट आता है बैड स्कोर। आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा कि यदि हम किसी भी बच्चे की, यदि बचपन की LKG UKG नर्सरी इन सब की मार्कशीट को या 1 2 की मार्कशीट को देखते हैं तो एवरेज में हर बच्चा 70%, 80%, 60%, 70, 80, 75% नंबर पाया रहता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते जाता है उसी बच्चे की जब आप 8th 9th की मार्कशीट देखते हैं तब उसका नंबर 40, 45 या 35, 25 ऐसा आने लगता है। तो जब उसका रिजल्ट खराब होने लगता है तो उसके अंदर में कहीं ना कहीं ये फीलिंग आने लगती है कि मैं इस सब्जेक्ट को नहीं कर पा रहा हूँ। वो सब्जेक्ट को उसकी स्कोरिंग गिरने के कारण
उस सब्जेक्ट से उसका रुझान धीरे धीरे करके हटना शुरू हो जाता है। तो उसका सब्जेक्ट में रिजल्ट खराब आना भी बहुत हद तक उसका उस सब्जेक्ट से रुचि उसकी हट जाने के लिए जिम्मेदार होता है। अब एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स व्यू, एल्डर सिस्टर्स ब्रदर्स व्यू, जैसे आप इस बात से सब सहमत होंगे कि आप लोगों में से कितने लोगों ने भूत देखा है। मैं समझता हूं किसी ने नहीं देखा है। और कितने लोग भूत से डरते हैं, तो शायद ज्यादातर लोग भूत से डरते हैं। हमने भूत को देखा नहीं है, लेकिन हमारे अगल बगल के लोगों ने हमको भूत की ऐसी स्टोरी सुना के रखी हुई है कि वो धीरे धीरे हमारे दिमाग में इतना बैठ गई है कि हमें बरगद का पेड़ दिखते ही हमारे दिमाग में जो है भूत की कल्पना हो जाती है। वो एक व्यू रचना बना दी गई है। उसी प्रकार से एक विद्यार्थी का जो बड़े भाई या बड़ी बहन है, यदि वो सब्जेक्ट में वीक है, यदि वो उसके सामने में जो है एक ऐसी स्टोरी प्लॉट करते हैं कि यार मैथ्स ऐसा होता है, मैथ्स वैसा होता है, इसमें साइन थीटा पढ़ना पड़ता है, कॉस थीटा पढ़ना पड़ता है, बाप रे इतनी मोटी बुक होती है, सोल्यूशन नहीं निकलता, अपस्ट्रीम का सवाल होता है, डाउनस्ट्रीम। एक छोटा बच्चा जो 6वीं में पढ़ता है, 5वीं, उसको समझ में नहीं आ रहा कि अपस्ट्रीम का सवाल क्या है, डाउनस्ट्रीम का सवाल क्या है। तो उसके दिमाग में धीरे धीरे क्या होता है, मैथ्स के प्रति एक साइकोलॉजिकल डर बैठ जाता है कि ये समझ लो तो ऐसा करना पड़ता है जो बाप ने मेरे से बनेगा ही नहीं। और या इसका कुल मिलाकर हम एक उस बात से आप मतलब निकाल सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति को आप युद्ध में भेज रहे हैं और युद्ध में भेजने के पहले आप उसको इतना डरा दें कि वो युद्ध लड़ने से ही इनकार कर दे। वो स्थिति उस बच्चे की बन जाती है कि उस भाई बहनों के कारण उसके दिमाग में जो भाई बहन, मौसा के लड़के, मामा के लड़के या उनकी कोई भी सराउंडिंग, उसने उसके दिमाग में वो चीज़ इतना बैठा दिया कि उसको उस सब्जेक्ट से ऑटोमेटिकली एक फियर जो है उसके दिमाग में डेवलप हो जाता है। अब अगला हम देखते हैं इंट्रोवर्ट नेचर। इंट्रोवर्ट नेचर का मतलब होता है कि एक बच्चा जो है क्लास में बहुत शाई होता है। यदि 50 बच्चे बैठे हैं, उस बच्चे को कहीं ना कहीं पे एहसास होता है कि मैं जो है इस सब्जेक्ट में कमजोर हूँ। और यदि टीचर कोई चीज़ सवाल समझाता है तो उसको हमेशा ये डर सताता है कि मैं यदि क्लास में सवाल खड़े होकर पूछा तो बाकी विद्यार्थी मेरे पे हंसेंगे या टीचर मेरे को बेइज्जत करेगा। और बहुत से केसेस में ऐसा होता भी है कि जब विद्यार्थी हिम्मत करके यदि कभी सवाल पूछ देता है तो टीचर को तुम बैठ जाओ, तुम्हें तो समझ में नहीं आएगा। अब वो चीज़ जो इसने सुन लिया कि मैं खड़े होकर पूछता तो मुझे बैठा देते, तो इससे बढ़िया है कि मैं खड़े होकर नहीं पूछूं। और एक बार वो नहीं पूछने की आदत उसके अंदर बैठ जाती है तो उसको सवाल समझ में आए नहीं आए वो पूछना बंद कर देता है। तो जब पूछना बंद कर देता है तो समझ में आना और भी बंद हो जाता है। समझ में आना बंद हो गया माने सब्जेक्ट से रुचि और उसकी खत्म होनी शुरू हो गई। इसके बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब इन सारे जो ये पूरी घटनाक्रम मैंने बताया, इस पूरी घटनाक्रम के कारण उसके दिमाग में कॉन्फिडेंस का एक ऐसा लेवल बैठ जाता है कि यदि आप बच्चे को आप बुला के, यदि आप ऐसे किसी मैथ्स वाले बच्चे को बुला के बोलिए कि बेटा चल मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, तो वो बच्चा बोलेगा अच्छा पूछिए, तो उसको बोलेगा चल मैं तेरे से प्रॉफिट लॉस का सवाल पूछूंगा। तो उसको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि प्रॉफिट लॉस का सवाल तो मेरे से बनेगा ही नहीं। तो पहले ही बोल देगा नहीं वो सवाल तो वो वाला चैप्टर का तो मेरे से बनेगा ही नहीं। उसने आपका सवाल ही सुना नहीं, उसने सवाल की डेप्थ नहीं समझी, उसने पहले ही कंक्लूजन दे दिया कि वो तो सवाल मेरे से बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके का जो नेगेटिव कॉन्फिडेंस उसके अंदर में डेवलप हो गया है या हो जाता है, ये भी उसके लिए सब्जेक्ट से उसके दूर होने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अब इनएप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। इनएप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप समझिए कि हर परिवार में, हर घरों में टेक्निकल मदर फादर नहीं होते, उच्च शिक्षित माँ बाप नहीं होते। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर माँ बाप जो होते हैं वो MA किए होते हैं या MCOM किए होते हैं या बायो वाले होते हैं। तो उसके कारण से क्या होता है, एक बच्चे के मन में हमेशा ये डर सताता है कि मैं यदि कोई प्रॉब्लम कर रहा हूँ और मेरे से यदि सवाल नहीं बन रहा है तो उस सवाल को उस समय में मेरी मदद के लिए कोई आदमी नहीं खड़ा होगा। ऐसा नहीं कि उसके पास स्कूल नहीं है, ऐसा नहीं उसके पास टीचर नहीं है, ऐसा नहीं उसके पास ट्यूटर नहीं है, लेकिन हर आदमी चाहता है रेडीमेड समाधान। जब समस्या आए मेरे को तब उसका सोल्यूशन मिल जाए। तो रात को यदि पढ़ने बैठ रहा है तो उसको पता है कि मैथ्स यदि मैं कर रहा हूँ और मेरी मैथ्स कहीं कोई प्रॉब्लम फंसेगी तो मेरे पापा मम्मी या कोई भी जन मेरे को उसमें हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो उसको एक कारण मिल जाता है उस चीज़ को नहीं पढ़ने का। और जब उसको फिर नहीं पढ़ता है तो उसके बाद से फिर वही चीज़ उसके जो है ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस धीरे धीरे करके क्या होता है, वो चीज़ जो है इकट्ठा हो करके इतनी सारी नेगेटिविटी उसके दिमाग में आ जाती है कि उस सब्जेक्ट के प्रति उसकी रुचि ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस। जब इतने कुछ उसके साथ उसकी इतनी घटनाक्रम उसके जीवन में घट रहा है तो उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करने की टेंडेंसी उसके अंदर खत्म हो जाती है। और प्रैक्टिस नहीं करने के कारण उसके उस सब्जेक्ट को समझने की भी कैपेबिलिटी और कम हो जाती है। तो वो क्या करता है, वो अवॉइड करता है सब्जेक्ट्स को बनाने का।
उसको यदि मान लो बोल भी दिया कि चल बेटा बैठ के तू मैथ्स पढ़, तो या पहली चल बेटा पढ़ाई कर, तो पढ़ाई करने में क्या करेगा, सबसे पहले तो पूरी कोशिश करेगा कि मैथ्स उसको ना पढ़ना पड़े। और यदि उसको मैथ्स पढ़ना पड़ गया तो मैथ्स में वही चैप्टर निकाल के बैठेगा जो चैप्टर उसको आता है, उसके अलावा उसके आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो जब वो नए चैप्टर का प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तब वो सब्जेक्ट को चैप्टर को सीखेगा कहाँ से। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है रोल ऑफ द टीचर। टीचर जो होता है एक स्टूडेंट के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यदि किसी एक बच्चे को एक अच्छा गुरु मिल गया तो उसके जीवन की सारी दिशा बदल जाती है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि कई स्कूलों में इतने अच्छे अच्छे टीचर होते हैं जो पीएचडी में इतने अच्छे नंबर पाए होते हैं, उनके नंबर से हमारे बच्चे के नंबर डिसाइड नहीं होते। बच्चे का नंबर डिसाइड होता है टीचर की टीचिंग की टेक्निक क्या है। बहुत से स्कूलों में ऐसा होता है जहाँ पे टीचर्स ऐसा जो रोजी रोटी के लिए वो टीचरशिप का काम कर रहे हैं, उनको पढ़ाई से कोई दूर दूर तक लगाव नहीं है। टीचर बनना उनके दूर दूर तक उनके हॉबीज, उनके एम्बिशन, उनके शौक में नहीं था, मजबूरी ने उनको टीचर बना दिया। तो ऐसे लोग क्या होता है जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो बच्चों की साइकोलॉजी समझ नहीं पाते, और उसके कारण से क्या होता है कि वो अपना ज्ञान तो बच्चे को देते हैं लेकिन बच्चे तक उनका ज्ञान जो है वो जीरो पहुंचता है, उन तक उनकी कोई बातें उन तक कन्वे नहीं हो पाती। और ये सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण से बच्चा जो है उस सब्जेक्ट में कभी अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता। जो उसमें डूबता रहता है वो उससे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता। अब हम ये सारे तो इसके प्रॉब्लम्स हो गए, अब हम इनके सॉल्यूशंस देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन में जो सबसे पहले जरूरी चीज है कि उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम पे वर्क करना पड़ेगा। विद्यार्थी यदि मान लीजिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है तो मैथ्स को छोड़ दीजिए, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए उसको इंग्लिश पे उसका कमांड होना जरूरी है। कमांड का मतलब यदि वो अंग्रेज न बन पाए तो कम से कम इतनी अंग्रेजी सीखे कि उससे इंग्लिश के से जितने उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको वो समझ सके। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका, यदि आप चाहें तो अपने बच्चों को कम से कम 5 वर्ड इंग्लिश के डेली नए याद करने के आप उसको एनकरेज करिए। यदि थोड़ा सा भी कर सकता है तो आप 10 वर्ड कराइए। यदि मान के चलो कि एक बच्चा 10 वर्ड इंग्लिश के डेली याद करता है और 365 दिन का साल होता है, तो 365 दिन के साल में 65 दिन मान लीजिए वो बर्थडे मनाता है, किसी की शादी में जाता है, वो एग्जाम देता है, उसकी तबीयत खराब होती है, कुछ भी होता है, जब यदि आप 65 दिन को हटा भी देते हैं तो आप 300 दिन में 3000 वर्ड सीखते हैं, 3000 नए वर्ड सीखते हैं केवल 10 शब्द पर डे याद करके। तो आप 2 सालों में आप 6000 वर्ड सीख सकते हैं। तो इसका मतलब 1 से 2 साल के अंदर में उसका इंग्लिश के ऊपर में इतना कमांड आ जाएगा कि वो अब प्रॉब्लम समझने लगेगा। अभी तक क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाता था, अब वो प्रॉब्लम समझने लगेगा। इसके साथ साथ ये वोकैबुलरी उसका इंप्रूव होने से उसके बाकी सब्जेक्ट में भी उसके परफॉर्मेंस में काफी चेंजेस लाएगा। इसको करने में मुश्किल से मुश्किल एक दिन में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। 15 से 20 मिनट में वो 10 वर्ड डेली नए याद कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब 20 मिनट का आप समय खर्च करके उसको सब्जेक्ट उसकी कमांड ला सकते हैं। इसके बाद आता है बात जो है इंट्रोवर्ट नेचर की। आप अपने बच्चे को हमेशा ये एनकरेज करिए, उसको समझाइए कि आप जो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, आप जहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हम पैसा दे रहे हैं, वहाँ पर सवाल पूछना आपका अधिकार है। वो आपको एहसान करके आपका सवाल नहीं बता रहा है। यदि क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और 39 उस प्रॉब्लम को समझ गए हैं और आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, तो हम उस 39 के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपकी प्रॉब्लम को समझाना उस टीचर की जिम्मेदारी है। तो आप पोलाइट वे में, रेस्पेक्टफुली आप टीचर से आप अपने सवाल को जरूर करिए। वो हंसते हैं, हंसे तो मजाक उड़ाते हैं। यदि वो क्लास में आपको बैठा देते हैं तो आप उसको इग्नोर करिए, आप इन सब चीज़ें ओवरकम करिए और आप अपने सवाल को जरूर पूछिए। फिर आप उसके अंदर में प्रैक्टिस की हैबिट डलवाइए। यदि जैसे मैंने आपको इंग्लिश वर्ड की बात बोली, ये वो 20 मिनट का काम था। यदि आप एक बच्चे को 10 से 15 सवाल प्रॉब्लम्स पर डे बनाने देते हैं तो वो 1 घंटे का काम है। 1 घंटे में बच्चा 10 से 15 सवाल बना सकता है। 1 घंटा चलो आप नहीं मान लो, मान लीजिए उसको आप 1.5 आवर मान लो, 1.5 घंटे में वो 10 से 15 सवाल बनाता है। यदि 15 सवाल डेली प्रैक्टिस करता है, फिर हम बोलते हैं 300 दिन प्रैक्टिस करता है, फिर हम बोलते हैं 300 दिन प्रैक्टिस करता है, तो आपका 1 साल में वो 4500 सवाल बनाता है अपने सब्जेक्ट का। और जो बच्चा 4500 सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स अपने सब्जेक्ट का बना लेता है, उसको मास्टर बनने से, उस सब्जेक्ट में उसको चैंपियन बनने से कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोक सकता उसको। और फिर हमने कहा, देखा भी है, सुना भी, हम जानते भी हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
ये चीज उसके दिमाग में आपको बैठानी होगी कि प्रैक्टिस करने से उसका समाधान है, और उस प्रैक्टिस को करने में जो उसकी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है टीचर। उसको जहां प्रॉब्लम फंस रही है वहां पर टीचर उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। स्कूल के टीचर सबसे पहले स्कूल का सिलेक्शन हम करते हैं, तो हम ऐसे स्कूल का सिलेक्शन करें जहां पर कि हमको पता रहे कि इस स्कूल का जो मैथ्स का टीचर है वो अपने सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटेड है और मेरे बच्चे को मैथ्स को वो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए आपको टीचर का चयन यदि स्कूल का आप नहीं कर पाते तो कम से कम ट्यूटर का चयन तो आप करते हैं। यदि आप एक ऐसे ट्यूटर का चयन करते हैं जो आपके विद्यार्थियों की सारी प्रॉब्लम को समझता है और उसको उसके लेवल में उतर के उसको चीज़ों को समझाता है, तो यदि आपने एक ऐसे अच्छे टीचर का चयन कर लिया तो वो बच्चा वो टीचर उस स्टूडेंट की साइकोलॉजी को साल भर के अंदर में 6 महीने के अंदर में उसकी साइकोलॉजी को ब्रेन वॉश करके इतना इंप्रूव कर देगा कि उसको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। आपको हो सकता है कि मेरी बातें बेमानी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि शायद ऐसा संभव नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में बहुत से स्टूडेंट मेरे साथ मैंने ऐसा किया है जिनको मैथ्स सब्जेक्ट से लेकर के इतनी नफरत थी कि वो सब्जेक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, किंतु उनको जब धीरे धीरे उनको जब समझाया गया, मैथ्स की इंपॉर्टेंस समझाया गया, फॉर्मूला के फंडामेंटल्स को क्लियर कराया गया, उसको जो है कौन सा फॉर्मूला कहाँ बैठता है इस चीज़ की उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कराई गई, जब ये सब कराया गया तो उस बच्चे के अंदर में मैथ्स के प्रति प्रैक्टिस करने की हैबिट डेवलप हुई। जब उसकी प्रैक्टिस करने की हैबिट डेवलप हुई तब उसका कंसेप्ट और क्लियर होना शुरू हुआ। जब कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हुआ तो सब्जेक्ट उसकी पकड़ आनी शुरू हो गई। जब उसकी पकड़ आनी शुरू हो गई तो उसका रिजल्ट 5% 10% बढ़ा, और जब उसका रिजल्ट 5% 10% बढ़ा तो उसको ये महसूस हुआ कि आज तक जो उसका रिजल्ट हमेशा उसने अपने लाइफ में हमेशा रिजल्ट के ग्राफ को शुरू में उसका रिजल्ट ऐसा गया था, फिर बाद में उसने रिजल्ट को ऐसे होते देखा था। जब उसका रिजल्ट ऐसा होने लगा तो उसके अंदर में उम्मीद जागी कि अब मेरा रिजल्ट इंप्रूव हो सकता है। उसने और प्रैक्टिस करी और मेहनत करी और फिर इस रिजल्ट को वापस उसने यहाँ पर जाकर के अपना अचीव किया है और करते हैं। इसलिए आपका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए, आप एक अच्छे टीचर का सिलेक्शन करें और आप उस अच्छे टीचर के द्वारा जो अपने बच्चे को पढ़ा करके उसकी जितनी ये कमियां हैं इन सब कमियों को आप दूर करा करके उसके सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप अपने कमेंट्स को जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।